हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है मेरा टाइप्स ऑफ ओस्मोसिस, परासरण के प्रकार। तो हम देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं इसके, और इसमें फर्स्ट है एंडोओस्मोसिस, अंतः परासरण। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हम पाएंगे कि द इनवर्ड osmotic flow of water molecule from outer aqueous medium into cytoplasm of cell through semi permeable membrane और cell membrane। मतलब है कि एक एक्वस मीडियम हो या फ्रेश वाटर हो और उसमें कोई सेल रखी जाए, तो ऐसे में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक्वस मीडियम से सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म में जाने लगते हैं, एंटर होने लगते हैं। तो इसी को क्या बोला गया है, एक एंडोओस्मोसिस, अंतः परासरण। ऐसा होने से क्या होगा कि जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जाएंगे तो जो सेल है वो फूल जाएगी। समझ गए ना? जैसे हम एक ड्राई रेजिन्स होते हैं, सूखे बीजों को पानी में रख दें तो हम देखेंगे कि जो धीरे धीरे जो रेजिन्स हैं, किशमिश है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, फूलने लगेगी। ये किसके कारण होता है? एंडोओस्मोसिस के कारण। तो एंडोओस्मोसिस का मतलब क्या है कि द इनवर्ड ओस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर एक्वस मीडियम इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल थ्रू SPM, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ड्यू टू दिस ओस्मोसिस सेल विल स्वेल्ड, मतलब है कि इस ओस्मोसिस के कारण सेल जो होती है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। समझ गए बच्चों कि जब बाहरी जलीय माध्यम से जल के अणु, ठीक है, कोशिका के अंदर प्रवेश करने लगते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस। ऐसा होने से क्या होगा कि जब वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होंगे तो फिर ऐसे में जो सेल है या कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाती है। जैसे किशमिश को हम पानी में डाल दें तो थोड़ी देर बाद वो ये फूल जाती है। ये किसके कारण होता है? अंतः परासरण, एंडोओस्मोसिस के कारण। समझिए बच्चों, जैसे रेजिन्स हैं या कोई भी ड्राई फ्रूट है, ठीक है, तो उसको अगर हम पानी में रखें, एक नॉर्मल वाटर में रखें, फ्रेश वाटर में रखें, तो वो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाती है, या रेजिन्स जो है स्वेल हो जाते हैं। इसका रीजन है एंडोओस्मोसिस। तो इस तरह से इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम आउटर एक्वस मीडियम इनटू सेल, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोओस्मोसिस। इससे सेल क्या होगी, फूल जाती है। अब हम दूसरा आते हैं, एक्सोओस्मोसिस, बाह्य परासरण, बिल्कुल जस्ट उल्टा है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा कि द आउटवर्ड ओस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इनटू आउटर एक्वस मीडियम थ्रू सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और SPM। मतलब ये है कि जब क्या हो, सेल के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो बाहर के क्या हो जाए, एक्वस मीडियम में आने लगे, तब हम ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सोओस्मोसिस। ये तब होगा जब सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन है साइटोप्लाज्म की, उसकी रिस्पेक्ट में जो बाहर का एक्वस मीडियम है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, तब ऐसे में एक्सोओस्मोसिस पॉसिबल हो जाएगा। समझ गए कि बच्चों कि जब कोशिका को एक जलीय माध्यम में रखा जाए और कोशिका के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोओस्मोसिस, बाह्य परासरण। ये तभी पॉसिबल है जब कोशिका के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो सांद्रता है, उसकी अपेक्षा जो एक्वस मीडियम है बाहर, वहाँ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तभी क्या होगा, एक्सोओस्मोसिस या बाह्य परासरण होगा। तो द आउटवर्ड ओस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इनटू आउटर एक्वस मीडियम थ्रू SPM ड्यू टू, अब आता है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ड्यू टू दिस ओस्मोसिस सेल विल श्रिंक्स,
मतलब ये होगा कि ऐसे में जब सेल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा तो जो सेल है, कोशिका है, वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाती है। जैसे इसके एग्जांपल है कि फ्रेश फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनको अगर हम किसमें कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन या ब्राइन सॉल्यूशन में रख दें तो वो श्रिंक हो जाते हैं। समझ गए ना? तो इसे हम किसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सोस्मोसिस। तो आप समझ गए होंगे एंडो ओस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो आप इन दोनों को नोट करें। अब हम आते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। तो देखो रिवर्स ओस्मोसिस क्या है कि यदि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसका जो भी ओस्मोटिक प्रेशर है, अगर उस ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर दिया जाए सॉल्यूशन की सरफेस पर, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन के वाटर मॉलिक्यूल हैं वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर एक्सटर्नल जो सॉल्वेंट है या जो वाटर मीडियम है उसमें बाहर क्या होगा, आने लगता है। मतलब सीधा सा है कि यदि सॉल्यूशन में एक ऐसा प्रेशर एक्सर्ट किया जाए, अप्लाइड किया जाए जो कि सॉल्यूशन के ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तब ऐसे में सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है या जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो SPM के थ्रू बाहर आने लगते हैं। तो हम इसे बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। समझ गए बच्चों कि विलयन के ऊपर इतना दाब आरोपित किया जाए कि वो विलयन के परासरण दाब से ज़्यादा हो, तब ऐसे में विलयन का जो विलायक है, सॉल्वेंट है, वो SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा क्या होगा, विलयन से बाहर आने लगेगा। तो इसे बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। हमारे घर में जो RO सिस्टम यूज होता है वो इसी पर वर्क करता है। जो सी वाटर है, समुद्री जल है, उसे पीने योग्य बनाने के लिए, ड्रिंकेबल बनाने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े RO सिस्टम लगाए जाते हैं और हाई प्रेशर रखा जाता है जिससे सी वाटर का सॉल्ट तो बाहर नहीं आता, लेकिन उसमें से फ्रेश वाटर या प्योर वाटर क्या है, बाहर आने लगता है। तो इस तरह से इफ द प्रेशर विच हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर is applied, ठीक है, on the solution, the solvent will flows from the solution, ठीक है, into pure solvent through SPM. It is called reverse osmosis. जब विलयन के परासरण दाब से अधिक बाहरी दाब आरोपित किया जाए तो विलयन से विलायक SPM के थ्रू क्या होना आएगा, बाहरी विलायक माध्यम में आने लगता है। इसे बोलते हैं उत्क्रम परासरण। घर में जो इसका एप्लीकेशन देखोगे, जो डोमेस्टिक RO सिस्टम है जो घर में यूज हो रहा है वो यही इसी थ्योरी पर वर्क करता है। चाहे इंडस्ट्रियल RO सिस्टम हो, इसी थ्योरी पर वर्क करते हैं। जो सी वाटर है उसको पीने योग्य ड्रिंकेबल बनाया जाता है, वो भी RO मेथड से ही बनाया जाता है। तो RO रिवर्स ओस्मोसिस, चूंकि ओस्मोसिस है कि सॉल्वेंट प्योर मीडियम या प्योर सॉल्वेंट जो है SPM के थ्रू सॉल्यूशन में एंटर होता है अपने आप स्पॉन्टेनियस, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। और जब क्या हो कि एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगा दें सॉल्यूशन में कि उसका सॉल्वेंट जो है बाहर आने लगे तो SPM के थ्रू, तो इसे बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जब तक प्रेशर अप्लाइड किया जाएगा तब तक ये प्रोसेस चलेगी, जबकि ओस्मोसिस स्पॉन्टेनियस होता है। समझ गए ना? तो ये आप इसे लिख लें और ये इसके एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखें। अब हम आते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओस्मोटिक प्रेशर के बेस पर सॉल्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। सबसे पहले लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ओस्मोटिक प्रेशर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस जिनके क्या हो, ओस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, उनको बोला गया है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
अगर उनमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है तो उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम होंगी। ऐसे में मतलब ये है कि जैसे हम ये लें सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2, तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, तो इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन बराबर होंगी। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम इनके वॉल्यूम और टेम्परेचर के बेस पर भी लें तो इस तरह से मान लो ये टेम्परेचर है, ये वॉल्यूम है, ये इनके मोल्स हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर दोनों सेम हो, वॉल्यूम सेम है, तो केवल WA/MA=WB/MB इससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। हमें इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने होंगे, तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि 2 या 2 से ज़्यादा विलयन जिनके परासरण दाब समान हो उनको बोला गया है समपरासरी विलयन। इनमें अगर वो विद्युत अनपघट्य हैं अर्थात वो वियोजित नहीं हो सकते, तो इनमें इनकी मोलर सांद्रता समान होगी। मतलब हम ये कहें कि ये है इनकी मोलर सांद्रता तो समान है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम कोई चेंज आता है तो ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं। अब आता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है और वो आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक होंगे तो उनके जो है परासरण दाब तो क्या होंगे, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर तो बराबर होंगे। समझ गए ना? हम इसे A से लिखें और ये क्या है B, जस्ट हम यहाँ पर भी A है और ये क्या हो गया हमारा B। तो इस तरह से, तो ऐसे में अगर इनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं तब उनका आयोटा भी उनके साथ आएगा, आयोटा A/NA/BA × TA। इसी तरह से आयोटा B, मतलब इन सब का प्रोडक्ट और इन सब का प्रोडक्ट जब बराबर होंगे तभी इनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे। अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है तो हम इन रिलेशन से ऐसे जो सॉल्यूशन है उनके सॉल्यूट के मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। कौन से सॉल्यूशन है ये? समपरासरी विलयन, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान थे, मतलब 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगी, और अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन और आयोटा ये इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा 2 सॉल्यूशंस के। तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो, अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं आपको। पहला है, आपको इस तरह ध्यान रखना है कि जो पाई होता है अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन की मोलरिटी, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट की अमाउंट और टेम्परेचर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, इनके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और MB सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, पहला है कि सेम सॉल्यूट बट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब एक ही सॉल्यूट के अलग अलग सॉल्यूशंस बनाए गए हों, ठीक है, तो पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलरिटी। मतलब जैसे 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर पूछ ले तो ध्यान रखें जितनी ज्यादा मोलर कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा पाई, तो इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। दूसरा है कि अगर डिफरेंट सॉल्यूट है बट उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, और ये कैसे है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों ये बात समझ गए होंगे कि एक ही विलय के अलग अलग मोलर सांद्रता के विलयन बनाए गए हों तो परासरण का जो परासरण दाब है मोलरता के समानुपाती होता है। अलग अलग विलय हो लेकिन उनकी मोलर सांद्रता समान हो और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, विद्युत अनपघट्य हैं, तो ध्यान रखें उनकी मोलर सांद्रता समान तो उनके परासरण दाब भी समान होंगे, क्योंकि इनमें कणों की संख्या बराबर आएगी, अर्थात इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होंगे। ये तब जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया गया हो, जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, सबकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन मैंने सेम बताई तो इनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आएंगे। अब मान लो इलेक्ट्रोलाइट है तो ध्यान रखें कि आयोटा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा, अर्थात जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन भले सेम हो इनकी सबकी, हम अगर हम ये कहें कि M1 है, ठीक है, ये भी 1M है, ये भी 1M है और ये भी 1M है, लेकिन इनमें आयंस डबल, इसमें 2 आयन हो गए, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 हो गए, तो आयंस बढ़ेंगे तो पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अर्थात ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मान लो सेम स्ट्रेंथ दी गई, स्ट्रेंथ तो मैंने आपको पहले ही बता दी ग्राम पर लीटर में, अमाउंट
तो ओस्मोटिक प्रेशर को मॉलिक्यूलर मास के बेस का देखना है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस सॉल्यूट के लिए मोलर मास ज्यादा है उसका ओस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मोलर मास ज्यादा है तो उसका ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा आएगा, समझ गए ना। जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर, 10 ग्राम पर लीटर, सबकी 10 ग्राम 1 लीटर में डिसॉल्व की है। लेकिन अगर आप इसकी मोलरिटी निकालोगे तो 10/60 करोगे, ये 10/180 होगा, ये 10/342 होगा, तो सबसे ज्यादा मोल्स यही आएंगे। मोल्स ज्यादा होंगे तो मोलारिटी ज्यादा होगी, मोलारिटी ज्यादा होगी तो यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा आएगा। इस तरह से कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। जैसे 27 डिग्री टेम्परेचर पर 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन का पाई क्या होगा, R है 0.0821 लीटर ATM। ध्यान रखें 0.0821 ATM को 1/12 में भी लिख सकते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो पाई इक्वल टू mRT, तो m हो गया 0.1, r की वैल्यू मैंने 1/12 रख दी और t हो गया 300। क्यों? क्योंकि 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पर जो है 27 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, 300 केल्विन। तो ये आ जाएगा 2.5 ATM। ठीक इसी तरह से मान लो दूसरा क्वेश्चन है कि 0.2 मोलर NaCl का 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पाई की वैल्यू क्या होगी। तो आयोटा इसमें आयोटा की जरूरत पड़ जाएगी, तो I इक्वल टू आयोटा इंटू m इंटू r इंटू t। आयोटा मतलब इसके आइंस, तो इसमें 2 आइंस बनेंगे क्योंकि ये 100% आयोनाइज्ड है, तो बस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज, तो हमारे पास आ गया 10 ATM। तो आप इनको नोट करें। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखो और भी क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे पहला है कि सॉल्यूशन का पाई है 3.2, WV अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है 30 ग्राम पर लीटर में, तो MB क्या होगा, सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा। R की वैल्यू ये है और T है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इससे करेंगे, पाई इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। पाई आपको दे रखा है 3.2, WV 30 ग्राम सॉल्यूट की अमाउंट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, R ये कांस्टेंट वैल्यू है, T 20 डिग्री है तो 293 केल्विन। इनकी वैल्यू पुटअप की जाए तो MB आएगा 228 ग्राम पर मोल। पहला क्वेश्चन हो गया, समझ गए हो गया। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्यूशन का ओस्मोसिस हुआ तो लेवल जो है सॉल्यूशन का जो लेवल है वो 10 mmH ठीक है बढ़ जाता है, तो पाई क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, D है 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो आपको हाइट दे रखी है 10 mm, हम इसे मीटर पे ले लें तो ये हो जाएगी 10⁻⁻² मीटर। डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। जब आप ग्राम पर किलोग्राम मीटर क्यूब में चेंज करोगे, सॉरी ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये हो जाएगी आपकी 10⁻³ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1.2 इंटू 10⁻³ ग्राम की जगह किलोग्राम और ml की जगह मीटर क्यूब, तो ये आ गई ठीक है। तो ये वैल्यू है डेंसिटी की। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन गुरुत्वीय त्वरण ये तो कांस्टेंट है, तो HDG में रखें आप ये सारी वैल्यू, तो ये आंसर जो आएगा वो पास्कल में आया, पाई इक्वल टू 1.176 इंटू 10⁻² पास्कल। फिर आप एक रिलेशन होता है पास्कल का ATM से 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल इक्वल टू होता है 1 ATM। तो इतने पास्कल, तो हमारे पास इतना पास्कल है, तो हम इसे डिवाइड कर दें, मतलब इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें, तो ATM में प्रेशर आ जाएगा 1.16 इंटू 10⁻³ ATM। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया। तो ये समझते होगे, दो आंसर आपने नोट करें। अब देखो आगे है कि सॉल्यूशन का पाई जो है यहाँ से आना है हमें। 3% ग्लूकोज सॉल्यूशन किसी सॉल्यूट के 1% सॉल्यूशन के लिए आइसोटोनिक है, तो MB क्या होगा। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर ये दो आइसोटोनिक हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो हम जानते हैं कि उनकी मोलर कंसंट्रेशन या मोल्स बराबर होंगे। तो ये ग्लूकोज हो गया, ये सॉल्यूट हो गया। 3% सॉल्यूशन का मतलब है 3 ग्राम 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1% 1 ग्राम ऑफ 100 ml, तो वॉल्यूम तो सेम हो गए, तो और टेम्परेचर भी सेम है, उसमें लिखा नहीं लेकिन हम सेम मान लेंगे ठीक है। तो इस तरह से 3/180 ये ग्लूकोज का हो गया, 1/m2 या नॉन सॉल्यूट के लिए हो गया, तो MB आ गया 60। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर वॉल्यूम सेम है, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहे होते तो वॉल्यूम से भी और डिवाइड करते हैं हम अलग-अलग वॉल्यूम लेके। अब आता है दूसरा है कि सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.083 लीटर ATM केल्विन है, तो 300 पर
कंसंट्रेशन क्या होगी, तो पाई इक्वल टू होता है m इंटू r इंटू टी, तो m मोलैरिटी अर्थात कंसंट्रेशन, तो पाई अपॉन आर टी, पाई हमें दे रखा है, r की वैल्यू 1/12 या होती है 0.0821 इंटू 300, तो ये और ये तो हो गया 1 अपॉन 300, तो ये आ गई 3.3 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ये क्या आ गई मोलर कंसंट्रेशन। फिर है कि K4FeCN6 50% आयोनाइज्ड है और डेसीमोलर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो देखो K4FeCN को अगर हम आयोनाइज करें तो हमारे पास N की वैल्यू 5 आएगी 4, K प्लस आइन और एक ये कॉम्प्लेक्स आइन, तो कुल मिला के 5 आइन आ गए, तो 5 हो गए। अब हमें आयोटा निकालना है, तो आयोटा इक्वल टू होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, अल्फा है 50/100, 50% था ना, तो अल्फा 1 मोल में क्या होगा, तो आयोटा आ गया 3, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे आयोटा इंटू m इंटू r इंटू t, तो आयोटा हो गया 3, m हो गया 1/10, मोलैरिटी डेसीमोलर है, r है 1/12, आज की वैल्यू मैंने 1/12 बताई है, और t है 300, तो ये आ गया 7.5 atm। तो इस तरह से मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के सभी क्वेश्चंस लगभग बता दिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे 1 हाफ फैक्टर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।